आज का एक और अपडेट यह भी है कि अमेरिका और ब्रिटेन ने रशिया पर अब और नए और कड़े प्रतिबंध, आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमेरिका ने रशिया की 2 बड़ी वित्तीय संस्थाओं पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें रशियन मिलिट्री बैंक भी है, जबकि ब्रिटेन ने रशिया के 5 बैंकों और 3 बड़े कारोबारियों के खिलाफ पाबंदियों की घोषणा की है। इसके अलावा जर्मनी ने रशिया के साथ नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन को शुरू करने की प्रक्रिया को रोक दिया है। इस पाइपलाइन के जरिए जर्मनी में रशिया से गैस पहुंचने वाली थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। President Putin of Russia has unleashed war in our European continent. He's attacked a friendly country without any provocation and without any credible excuse. Innumerable missiles and bombs have been raining down on an entirely innocent population. A vast invasion is underway. We and the world cannot allow that freedom just to be snuffed out. We cannot and will not just look away. And I say to the Ukrainians in this moment of agony, we are with you. We're praying for you and your families, and we are on your side. Je veux vous dire ma détermination à vous protéger sans relâche. Protéger nos compatriotes exposés en Ukraine, protéger tous les Français et prendre les décisions qui s'imposeront quant aux conséquences directes et indirectes de cette crise. En ces heures troubles, où renaissent les fantômes du passé et où les manipulations seront nombreuses, ne cédons rien de notre unité. Unité autour de nos principes de liberté, de souveraineté et de démocratie. We have over 100 jets at high alert protecting our airspace, and more than 120 allied ships at sea from the high north to the Mediterranean. All this shows that our collective defense commitment, Article 5, is ironclad. We will continue to do whatever is necessary to shield the alliance from aggression. नेटो देश, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका जैसी जो महाशक्तियां हैं, वो सब रशिया के खिलाफ हैं। लेकिन अभी आपने देखा वो क्या कह रहे हैं। कोई कह रहा है कि हम यूक्रेन के लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि हम बड़े कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा देंगे, कोई कह रहा है कि हमारे 100 फाइटर जेट्स बिल्कुल तैयार हैं, हमारी सेना तैयार बैठी है, हम जवाब देने के लिए कभी भी युद्ध शुरू कर सकते हैं। लेकिन अभी तक किसी ने कुछ किया नहीं है आर्थिक प्रतिबंध लगाने के अलावा। ये सारे लोग वो हैं जो सिर्फ टीवी पर आकर बयान दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपस में बैठकें कर रहे हैं, और इस दौरान न सिर्फ पुतिन ने यूक्रेन के 3 टुकड़े कर दिए, बल्कि यूक्रेन पर सीधे सीधे हमला भी कर दिया। अब देखिए कि चीन जैसी जो महाशक्ति है वो क्या कर रही है। बाकी के जो देश हैं वो तो पुतिन के बिल्कुल खिलाफ हैं, लेकिन चीन इस समय पुतिन के साथ खड़ा हुआ है और चीन ने इस युद्ध को रशिया और यूक्रेन का आंतरिक मामला बताया है। इसका मतलब यह है कि चीन ये कह रहा है कि ये उन दोनों का आपसी मामला है, आपसी झगड़ा है, और इसमें चीन बीच में नहीं पड़ेगा। और चीन का बीच में ना पड़ने का मतलब है कि चीन एक तरीके से इसे मौन स्वीकृति दे रहा है और व्लादिमीर पुतिन से ये कह रहा है कि आपको जो करना है आप कर लीजिए, आप यूक्रेन को पूरा नष्ट करना चाहते हैं, उस पर कब्जा करना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी है, हम बीच में नहीं बोलेंगे। 俄罗斯是独立自主的大国，它独立自主的根据自己的战略判断和利益来决定和实施自己的外交和战略。它在做任何事情之前呢，恐怕无需来征求中方的同意。 यूक्रेन के खिलाफ इस युद्ध की शुरुआत आज सुबह करीब 4 बजे हुई थी, जब रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक बयान प्रसारित हुआ, जिसमें उन्होंने यूक्रेन के पूर्वी डॉनबास इलाके में सैन्य कार्रवाई की घोषणा की। और यहां रशियन भाषा बोलने वाले कई लोग रहते हैं और इस इलाके के कुछ हिस्सों पर 2014 से ही रशिया समर्थित विद्रोहियों का कब्जा है। पुतिन के इस बयान के प्रसारित होने के थोड़ी देर के बाद ही यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर हमले की खबरें आने लगीं और अब रशिया के 2 लाख सैनिक यूक्रेन में घुस चुके हैं। В связи с этим, в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, санкции Совета Федерации России
и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием 22 февраля сего года договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой. सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी दुनिया पुतिन को समझ ही नहीं पाई कि पुतिन के दिमाग में इस समय चल क्या रहा है। और लोगों को ऐसा लगा, यूक्रेन को भी ऐसा लगा कि जब पुतिन ने एक गोली चलाए बिना ही यूक्रेन को 3 हिस्सों में बांट दिया, जब उसने यूक्रेन के 2 हिस्सों को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया, तो सारी दुनिया को ऐसा लगा कि अब यह मामला यहीं समाप्त हो जाएगा। पुतिन को जो करना था उन्होंने कर लिया। उन्होंने यूक्रेन को 3 हिस्सों में तोड़ दिया है, टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं यूक्रेन के, और यहां पर वो रुक जाएंगे। और जब सारे लोग ये सोच रहे थे कि यहां पर यह मामला रुक जाएगा, ठीक उसके 24 घंटे के अंदर ही व्लादिमीर पुतिन ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और यह बता दिया कि वो इतने से खुश होने वाले नहीं हैं, उन्हें और ज्यादा चाहिए। सैन्य शक्ति के मामले में यूक्रेन रशिया से बहुत पीछे है, इसलिए इस युद्ध में यूक्रेन उसका कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। आज पहला दिन है और हमें ऐसा लगता है कि 1-2 दिन से ज्यादा यूक्रेन रशिया के सामने टिक नहीं सकता। अमेरिका के बाद पूरी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकतवर सेना रशिया के पास है, जबकि यूक्रेन की सेना इस सूची में 22वें नंबर पर है, बहुत नीचे है। रशिया के पास 8.5 लाख सैनिकों की फौज है, यूक्रेन के पास सिर्फ 2.5 लाख सैनिक हैं। और इसीलिए अब यूक्रेन कह रहा है अपने आम नागरिकों से भी कि अगर आप चाहें तो आप भी लड़ाई में शामिल होइए और हम आपको हथियार देंगे। रशिया के पास न्यू जनरेशन के 772 लड़ाकू विमान और 4100 एयरक्राफ्ट्स हैं, जबकि यूक्रेन के पास सिर्फ 69 लड़ाकू विमान हैं और उसके टोटल कुल एयरक्राफ्ट्स की संख्या भी 318 के आसपास है। रशिया के पास 12,500 टैंक्स हैं और यूक्रेन के पास केवल 2,500 हैं। इसके अलावा रशिया के पास 70 खतरनाक और आधुनिक सबमरीन्स और 600 युद्धपोत हैं, जबकि यूक्रेन के पास एक भी सबमरीन नहीं है और युद्धपोत भी उसके पास सिर्फ 38 हैं। तो कोई मुकाबला ही नहीं है, आप देखिए। इसके अलावा रशिया दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर पावर भी है, परमाणु शक्ति है उसके पास। रशिया दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रखने वाला देश है और उसके पास 6,255 परमाणु हथियार हैं। रशिया के पास इतने परमाणु हथियार हैं कि दुनिया के 195 देशों को 3 बार खत्म किया जा सकता है, जबकि अमेरिका के पास 5800, ब्रिटेन के पास 225, फ्रांस के पास 290, चीन के पास 350 और भारत के पास 156 परमाणु हथियार हैं इस समय। इस संघर्ष के बीच एक और बड़ी दिलचस्प खबर आज आपके सामने हम रखने वाले हैं, और वो ये है कि आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान मॉस्को पहुंच गए और उन्होंने मॉस्को में रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है। ऐसा 23 साल के बाद हुआ है जब पाकिस्तान का कोई प्रधानमंत्री रशिया के दौरे पर गया हो। हालांकि हमें लगता है कि जब रशिया और यूक्रेन के बीच तनाव चरम पर है, युद्ध चल रहा है, तब इमरान खान को अपना यह दौरा नैतिक मूल्यों के आधार पर रद्द कर देना चाहिए था। इस समय इमरान खान के वहां जाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना दौरा रद्द नहीं किया और वो पुतिन के साथ आज जाकर मिले हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, पुतिन के साथ इमरान खान बैठे हुए हैं और देखिए इमरान खान और पुतिन की बैठक, मीटिंग जो आज ही हुई है। तो पुतिन देखिए इस समय अपने पूरे हमले को, वॉर को वो सुपरवाइज भी कर रहे हैं, सारी रणनीतियां बना रहे हैं, मीडिया से भी बात कर रहे हैं, अलग अलग देशों के नेताओं से भी बात कर रहे हैं और इमरान खान के साथ बैठक भी कर रहे हैं। इमरान खान वहां गए क्यों हैं? इसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान इस बात को जानता है कि यह पूरा संघर्ष दुनिया को एक बार फिर से 2 ध्रुवों में बांटने का काम करने वाला है। फिर से दुनिया 2 हिस्सों में बंटने वाली है, जैसे दूसरे वर्ल्ड वॉर के समय हुआ था। यानी इस समय दुनिया में एक तरह की रीग्रुपिंग हो रही है। इसमें एक तरफ अमेरिका और पश्चिमी देश हैं और भारत का रुझान भी इस समय अमेरिका की तरफ ज्यादा दिखता है। भले ही भारत ने इस मामले में निष्पक्ष भूमिका निभाई है, भारत अभी तक कहता आ रहा है कि वो न रशिया की तरफ है न अमेरिका की तरफ है। भारत के लिए स्थिति बड़ी मुश्किल है, एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई है, दोनों ही दोस्त हैं
और दोनों में से किसी को नाराज नहीं कर सकते। इसलिए भारत ने अभी तक रशिया के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की है। लेकिन नए समीकरणों में भारत के लिए अमेरिका के साथ जाना ज्यादा फायदेमंद दिखता है। हालांकि आज रात को प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच इस युद्ध पर चर्चा होने वाली है और ऐसा बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज रात को प्रधानमंत्री मोदी को फोन करेंगे और इस युद्ध के बारे में पूरा अपडेट देंगे। दोनों नेता इसके बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद भारत फिर शायद अपना रुख तय करेगा कि उसे क्या करना है। और चीन रशिया का समर्थन पहले से ही कर रहा है और इस समय जो नया ग्रुप बन रहा है, अगर आप देखें तो एक तरफ हैं पश्चिमी देश, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, नेटो के देश, और दूसरी तरफ हैं रशिया और चीन और उनके समर्थन वाले देश। और अब चीन की कोशिश है कि पाकिस्तान भी रशिया के साथ जाकर खड़ा हो जाए ताकि ये तीन देश एक साथ संगठित दिख सके। तो इस समय वैश्विक राजनीति में भी बहुत नई नई तरीके की चीजें हो रही हैं। अगर आप देखेंगे तो चीन की ये पूरी कोशिश है कि अगर भारत इस सब कॉन्टिनेंट में अमेरिका के करीब जा रहा है तो उनकी कोशिश होगी कि फिर पाकिस्तान रशिया के करीब चला जाए। और इस तरीके से इसको हम कह रहे हैं कि ध्रुवीकरण जो है दुनिया का दोबारा से अब हो सकता है। और भारत को भी इस बात का खास ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो नए नए वैश्विक समीकरण बन रहे हैं, इन्हें ध्यान में रखकर अब नए जमाने की राजनीति करनी पड़ेगी भारत को भी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.